नमस्कार दोस्तों। सत्र 2023-24 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जो कक्षा 12वीं के बाद चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, चाहे एसटीसी कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, आईटीआई, आईआईटी, नर्सिंग, नीट, जो भी कोर्स 12th के बाद में जितने भी कोर्स है उन सब कोर्स के लिए जो भी आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको पोस्ट मैट्रिक यानी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जो ट्यूशन फीस है उस ट्यूशन फीस को का पुनर्भरण राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। यानी छात्रवृत्ति फॉर्म, स्कॉलर फॉर्म के ऑनलाइन आवेदन आज यानी 16 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो गए। लेकिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, फॉर्म भरने से पहले एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना। फॉर्म अब की बार 2 महीने लगातार भरे जाएंगे। 16 सितंबर से लगाकर 15 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए आपको पहले तो ये पता करना है कि इसमें कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें एससी कैटेगरी के, एसटी के और एमबीसी के और ईबीसी यानी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं वो, डीएनटी यानी गुमंतु वर्ग के हैं वो, और ओबीसी वर्ग में जो 4-5 कैटेगरी के आते हैं जिसमें दिव्यांग है, अनाथ है, प्रत्येकता है या कोई अंत्योदय लाभ योजना बीपीएल कार्ड धारक है, उनका लड़का है, ये 5 कैटेगरी वाले फॉर्म इसमें ओबीसी कैटेगरी में जो आते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन पहली बार इसमें कक्षा 11वीं और 12वीं वालों को शामिल नहीं किया गया है। उनके लिए कॉलेज निदेशालय द्वारा अलग से जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, कॉलेज निदेशालय नहीं, उनके लिए जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जो जारी निर्देश हैं वो शाला दर्पण के माध्यम से अलग से उनके आई, लेकिन फॉर्म तो ऑनलाइन ही भरा जाएगा। इनमें आपको ध्यान क्या रखना है कि इनके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो आप स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवासी है, जनाधार कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक खाता है और जो जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसकी मूल फीस रसीद है, और इसके अलावा खुद का फ़ोटो है, नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए। इनके साथ आप एक बात ध्यान रखें, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र को जनाधार से लिंक करवाना है पहले। पिछले साल तो कोई बात नहीं, लिंक करवाने के बाद सीधे फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अब कुछ संशोधन हुआ है। मैंने पहले वीडियो भी बनाया है कि जनाधार कार्ड के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर है, परिवार के सदस्यों के जो नाम हैं, उन सबको केवाईसी करवाना है। ये कंपलसरी कर दिया। उसके बिना आप सरकार की कोई भी लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसमें जन आधार ऐप के माध्यम से भी आप केवाईसी कर सकते हैं। ओटीपी आएगा, एक मेरे मित्र ने आज मुझे बाई कॉल बताया था। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप 2023-24 में किसी भी कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आवेदन में थोड़ी जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि कई बार फॉर्म खुलते ही हम लोग फॉर्म भर देते हैं बच्चों के, और 15 दिन के अंदर एक मैसेज आ जाता है ऑब्जेक्शन का कि आपके
द्वारा भरे गए फॉर्म के अंदर परीक्षा फीस की रसीद नहीं है, वो 30 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर अपलोड करें। अब आप बताइए कि यदि यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने मतलब परीक्षा फॉर्म भरवाए नहीं तो आप परीक्षा फीस कहाँ से लेके आओगे? तो इसके लिए 2 महीने का टाइम पड़ा है। तो आप कम से कम एक मतलब अक्टूबर एंड में आप फॉर्म भरें, जल्दबाजी नहीं करें। तब तक लगभग सभी यूनिवर्सिटियों द्वारा, सभी जो बोर्ड है, कोई भी टेक्निकल या कोई भी बोर्ड, मेडिकल बोर्ड है, उनके द्वारा ये जो परीक्षा फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और तब तक कोई भी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किसी का एडमिशन भी होना है वो भी आराम से हो जाएगा। इसके अलावा एक और ध्यान रखें, बैंक खाते के अंदर विशेष प्रॉब्लम रहती हैं। अधिकतर क्या करते हैं कि जनाधार कार्ड के अंदर परिवार की मुखिया महिला होती हैं, यानी जो छात्र छात्रा उनकी माता जी होती हैं, तो परिवार वाले सोचते हैं कि उनकी माता के खाते में छात्रवृत्ति आ जाएगी, लेकिन ये भूल नहीं करें। जनाधार कार्ड में जाकर के और ई मित्र पर जाकर के जनाधार कार्ड के अंदर बच्चे की खुद का, विद्यार्थी का खुद का खाता है वो अपडेट करवाएं। और जहाँ पर जो फैमिली मेम्बर के नाम हैं तो वहाँ पर जो विद्यार्थी का नाम है उसके आगे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और खाता संख्या, ये पूरे के पूरे अपडेट करवाएं। जहाँ तक संभव हो विद्यार्थी के खुद के मोबाइल नंबर जो विद्यार्थी के पास रहता है वो मोबाइल वहाँ उसमें अपडेट करवाएं, ताकि फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से। एक विशेष बात याद रखें कि हर विद्यार्थी यदि खुद फॉर्म भरने जाएं तो खुद की नाम की ईमेल आईडी बनवाएं। और यदि परिवार का मुखिया जाता है तो भूल से भी आपके खुद की जीमेल आईडी या ईमेल आईडी से फॉर्म नहीं भरवाएं, बच्चे के नाम की ईमेल आईडी बनवाएं, ताकि भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कई बार कई ऐसे ई मित्र वालों से आप फॉर्म भरवा देते हैं कि जो अपनी खुद की आईडी से फॉर्म भरते हैं, और हो सकता है कोई विद्यार्थी कहीं उनके पिताजी मजदूरी कर रहे हैं या कहीं कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कोई खेती कर रहे हैं, और वह वो कोई ई मित्र वाला अपनी खुद की आईडी से फॉर्म भर देता है और 4-6 महीने बाद वो वहाँ से वापस जब अपने मूल स्थान पर आते हैं तो प्रॉब्लम क्या रहती है? प्रॉब्लम ये रहती है कि उसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक होती तो उनको खुद को वहाँ जाना पड़ता है, जैसे ई मित्र से उन्होंने पहले फॉर्म भरा। तो ऐसी गलती न तो विद्यार्थी अभिभावक करें और न ई मित्र वाले करें। और एक बैंक खाता हम कई बार क्या करते हैं कि जल्दबाजी के अंदर बैंक खाता जो हम विद्यार्थी का खाता होता है, मतलब 200-400 रुपये वाला, वो खाता खुलवा देते हैं और हम सोचते हैं कि भी हमारी मतलब जो कम रुपए में खाता खुल गया, अच्छा हुआ। लेकिन जब छात्रवृत्ति आती हैं तो उस दौरान हमारी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यदि बच्चे का खाता मतलब जब स्टूडेंट अकाउंट बनवाया आपने और अब बच्चा 18 साल से ज़्यादा हो गया है तो बैंक में जाकर के अब एक प्रार्थना पत्र दे करके एक वयस्क खाता के रूप में कन्वर्ट करवाएं। एक तो ये विशेष ध्यान दें। इसके अलावा जो आय प्रमाण पत्र आप निकलवावें, एक पेज का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ऊपर ध्यान रखें सत्र है वो 2023-24 होना चाहिए और बड़ी सावधानी से आय प्रमाण पत्र भरना चाहिए, जहाँ पर 2 उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, उनके पद नाम की मोहर लगनी चाहिए और उनका मोबाइल नंबर दोनों जगह होना चाहिए। और कई जगह गाँव में मतलब एक बात रहती है कि भाई नोटरी भी कोई बाध्यता नहीं है। वहाँ आप एक पेज का जो आय प्रमाण पत्र देखते हैं उस आय प्रमाण पत्र में नीचे दिया हुआ है कि नोटरी की जगह राजपत्रित अधिकारी भी यदि हो तो भी चल सकता है। तो ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जहाँ पर सीनियर स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल नहीं है, और जहाँ उच्च माध्यमिक स्कूल है तो वहाँ फर्स्ट ग्रेड अधिकारी जरूर है, कहीं हॉस्पिटल डॉक्टर अधिकारी हैं, कोई गांव के लगे हुए मिल जाएंगे। तो कम से कम यदि एक गांव के 50-100 कोई गरीब बच्चों के यदि आय प्रमाण पत्र बनते हैं तो कम से कम 8-10 हज़ार रुपये का फ़ायदा होता है। तो नोटरी की कोई बाध्यता नहीं है, राजपत्रित अधिकारी के द्वारा भी आय प्रमाण पत्र बन सकता है। एक ध्यान दें, आय प्रमाण पत्र में आपकी वास्तविक आय जरूर भरें। कई ऐसे होते हैं कि जो जिनके पिताजी कोई दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं सर्विस में लगे हुए हैं या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं सर्विस में लगे हुए हैं या सर्विस में नहीं लगे हुए हैं और वास्तव में रिटर्न भर रहे हैं, मतलब उनकी आमदनी वास्तव में ज़्यादा है, तो
तो वो भूल से भी ऐसी हरकत नहीं करें, क्योंकि जन आधार कार्ड में सारे परिवार वालों के आधार कार्ड जुड़े हुए हैं, और आधार कार्ड है वो बैंक खाता से जुड़ा हुआ है। आधार कार्ड है वो बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, और कभी भी वो प्रॉब्लम आ सकती हैं। और कभी यदि वास्तव में आप अच्छी मतलब ज़्यादा आमदनी वाले हैं, या सरकारी नौकर, आपके पिताजी सरकारी नौकर हैं, आपने भूल से भी कभी ऐसी गलती मत करना है कि किसी सरकारी कर्मचारी को भूल से उनसे हस्ताक्षर करवा लें और मुसीबत में उनको फंसा दें। ऐसी बात आपको बिल्कुल नहीं करवाएं। और एक कई ऐसे हमारे राजस्थान के अंदर कॉलेजें हैं जो एक नाम से 4-5 है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं हमारे इधर मेड़ता सिटी नागौर के अंदर मेड़ता प्रॉपर में अग्रवाल कॉलेज के नाम से 4-5 कॉलेज हैं। तो कई बार क्या होता है, जल्दबाजी के अंदर कॉलेज कौन सी भरनी चाहिए और भर कौन दे दूसरी भर देते हैं, जिस कारण से फिर छात्रवृत्ति का फार्म वापस रीओपन या वापस एडिट नहीं हो पाता है, और वो एक गरीब बच्चे की छात्रवृत्ति रुक जाती हैं, मिल नहीं पाती हैं। अगली बात, छात्रवृत्ति के लिए अब बायोमेट्रिक व्यवस्था हो गई है। यानी कहने का मतलब महीने में कम से कम एक बार तो स्टूडेंट को कॉलेज के अंदर जा कर के अपना थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक हाजिरी है वो लगवानी पड़ेगी, तो ही आपका जन आधार कार्ड खुलेगा, SSID ओपन हो पाएगी। और SSID के अंदर एक विशेष ध्यान दें, SSID के अंदर विशेष वही ध्यान दें कि जो मोबाइल हमेशा आप चालू हालत में रखें, क्योंकि उसके अंदर OTP आता है, और फॉर्म भरवाने आप जाएं तो वो जन आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, वो मोबाइल है वो साथ लेके जाए। इसके अलावा एक विशेषकर ध्यान ये रखें आप कि आय प्रमाण पत्र जो है, उस आय प्रमाण पत्र में कई दफ़ा जो नीचे सूची दे रखी है कि वे किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर करने हैं, और हम उन से कुछ अलग हस्ताक्षर कर देते हैं, तो आपका आय प्रमाण पत्र रिजेक्ट भी हो जाता है। और जो आपकी जो फीस रसीद आप लगा रहे हैं, जो आप कॉलेज द्वारा फीस रसीद है, तो याद रखें वो रंगीन होनी चाहिए, फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए। यदि फोटोकॉपी है तो उस फोटोकॉपी पर संबंधित संस्था प्रदान की सील लगनी चाहिए और विद हस्ताक्षर होना चाहिए साथ में। और मध्यवार उसके अंदर फीस का ब्यौरा दिया होना चाहिए कि अभी लाइब्रेरी शुल्क कितनी है, खेल शुल्क कितनी है, ट्यूशन शुल्क कितनी है, इत्यादि जो भी जिस भी प्रकार की फीस वसूली जा रही है, अलग अलग मध्यवार फीस होनी चाहिए, ताकि आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम सामने आती है कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो आउट ऑफ स्टेट में भी कई डिप्लोमा डिग्री करते हैं, और वो चाहते हैं कि हमें राजस्थान से भी हमें छात्रवृत्ति मिले। बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन पहले आप ऑनलाइन कंप्यूटर साइबर कैफे ई मित्र पर जाकर के ये पता करें कि आपकी खुद की जो कॉलेज है, वो कॉलेज हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में ऑनलाइन जो पोर्टल बना हुआ उस पोर्टल में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। यदि रजिस्टर्ड है तो आप छात्रवृत्ति के हकदार हैं, और रजिस्टर्ड नहीं है तो अब आप कॉलेज वालों को कहें कि अभी सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुए हैं रजिस्ट्रेशन, और लगभग 31 अक्टूबर तक वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी। तो आपकी कॉलेज यदि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है तो 31 अक्टूबर तक यानी 1.5 महीने में अपनी कॉलेज का मतलब रजिस्टर्ड पंजीकरण इसमें आप करवा सकते हैं। पंजीकरण करवाने के बाद हम आप फॉर्म भर सकते हैं। और दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, अपलोड होंगे, वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक तो आपके जो भी, जैसे अभी कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है तो 10वीं की मार्कशीट है, और पिछली जो क्लास की मार्कशीट वो 12th की मार्कशीट हो गई, और आधार कार्ड आपका है ही, जन आधार कार्ड है ही, और बैंक डायरी है ही, और जाति प्रमाण पत्र मूल निवासी है, आय प्रमाण पत्र है, और फीस रसीद है। तो फीस रसीद याद रखें 2 रसीदें होगी, एक तो एडमिशन प्रवेश फीस रसीद, और एक आपकी जो परीक्षा फीस रसीद है, जो अभी लगभग किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाए गए हैं, जो लगभग 15 अक्टूबर के बाद ही भरवा पाएंगे। तो अभी ऑनलाइन फॉर्म में जल्दबाजी नहीं करें,
और जब परीक्षा फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं तो परीक्षा फॉर्म स्टार्ट होने के बाद में दोनों फीस रसीदें लेकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरें तो एक सावधानी ये रखें कि आप जो कंप्यूटर वाला जो फॉर्म भर रहा है उनके पास में बैठकर फॉर्म भरवाएं, क्योंकि कई कंप्यूटर वाले या ई मित्र वाले जल्दबाजी में उनके पास दिन भर सैकड़ों लोग विद्यार्थी या जो भी कस्टमर आते रहते हैं। तो जल्दबाजी में ऐसा नहीं है कि आप जिस कैटेगरी के हो उस कैटेगरी में फॉर्म ना भर के दूसरी कैटेगरी में फॉर्म फिलअप हो गया हो। ऐसा एक बार हुआ था कि आपको मान लो किसी की बीएड की छात्रवृत्ति 27,000 रुपये है, बीएड की छात्रवृत्ति चाहे 27,000 रुपये है, और ऑनलाइन फॉर्म आप जब भरोगे उसके अंदर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भी है, उसके अंदर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना भी है। अब यदि आपने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में भी फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा जाता है, उसमें भी फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, अब मान लो आप सब मान लो बीच में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, यदि बीएससी पढ़ रहा है और बीएससी की फीस जो 3 साल तक ज़्यादा मिलती है इसमें उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में, और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंदर कुछ पहले बाध्यता थी, अब वो हटा दी। पहले बाध्यता ये थी कि उच्च शिक्षा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंदर मात्र 5,000 रुपये एक साल के मिलते थे, और फर्स्ट ईयर के अंदर 60% बनने के बाद ही आप सेकेंड ईयर में फॉर्म भर सकते थे, वरना नहीं। तो आप जिस लेवल का फॉर्म भर रहे हैं, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसी वर्ग का आप फॉर्म भरें। तो ये थी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2023-24, जिसके अंदर आज 16 सितंबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 15 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है। लेकिन आप जब तक आपका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाए तब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं करें। और मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि आज 4-5 नवंबर हो गई और अभी तक यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाए, उस दौरान आप अंतिम तिथि से 5-7 दिन पहले 10 दिन पहले आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अंतिम तिथि नज़दीक आ गई। और जब आप फॉर्म भरोगे तो 15 दिन में आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म जो भरा गया था उसके अंदर परीक्षा फीस रसीद नहीं है, वो 30 दिन के अंदर अंदर अपलोड करें। तो तब तक 30 दिन के अंदर तो परीक्षा फॉर्म भी भरवा दिया जाएगा और आप आराम से परीक्षा फीस रसीद वो जमा अपलोड कर सकेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की विशेष जानकारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को लेकर के। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को यानी इस पोस्ट को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें। और भी आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल हो जो विशेषकर शिक्षा विभाग संबंधी, छात्रवृत्ति संबंधी या कोई गवर्नमेंट जॉब के संबंधित या कोई यूनिवर्सिटी के कोर्स संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और अगले एक और वीडियो के साथ हाज़िर होता हूं, तब तक मुझे अनुमति दें। धन्यवाद।